ये है सदर्न इंडिया के पदूर केव्स। जनरली केव्स में माइनिंग होती है, पानी पाया जाता है, कई जगहों पर लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन भारत की सरकार इन केव्स को टंकियों की तरह इस्तेमाल कर रही है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5,000 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का कच्चा तेल इन केव्स के अंदर स्टोर कर चुकी है। ना सिर्फ पदूर, लेकिन बीकानेर, राजकोट, विशाखापट्टनम इन जैसे जगहों पर भी भारत की सरकार हजारों करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है ऐसे कच्चे तेल को केव्स के अंदर स्टोर करने के लिए। तो ये करने की जरूरत क्या पड़ी? इसके अलावा दूसरे देशों के झगड़ों की वजह से भारत का कैसा फायदा हुआ ऑयल मार्केट के अंदर, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इंडिया ऑयल का नेट इंपोर्टर है। देश के अंदर जितना क्रूड ऑयल आता है उसमें से 83% इंपोर्टेड होता है और कुछ सिचुएशंस में 90% के ऊपर भी जा चुका है। ये मार्केट काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है और ऑयल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस भी बहुत कॉमन बात है। इंडिया जैसा बड़ा देश जो ऑयल इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है वो नहीं चाहता कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहे। इसे खरीदने के लिए उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की भी जरूरत पड़ती है, जो देश के लिए ओवरऑल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑयल खरीदने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड हो जाता है। इसके अलावा आज की डेट में ऑयल बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बन गया है, चाहे वो फ्यूल की तरह हो, वॉर के दौरान हो या फिर किसी और दूसरे तरीके से। ऑयल के बिना किसी भी देश की इकोनॉमी ठीक से नहीं चल सकती और इसलिए देश के लिए काफी जरूरी है कि ऑयल की सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, सस्ती रहे और जितना हो सके उतने सेफ तरीके से हो और फ्रेंडली तरीके से उसे एक्वायर किया जा सके। अगर ऑयल लाना महंगा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है या किसी भी चीज की वजह से इंडिया के अंदर आ नहीं पाता है तो इकोनॉमी रुक जाएगी। और भारत की सरकार एक सॉल्यूशन ढूंढ रही थी ताकि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सके कि इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई वॉर हो जाए, इंडिया के अंदर कोई क्राइसिस आ जाए, अगर पूरी दुनिया रुक जाए तो इंडिया के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और जितना हो सके उतने कम कॉस्ट पर इंडिया इस चीज को भी करना चाहती थी। जब हमारी सरकार इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि इस चीज के लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढा जाए, तब इंटरनेशनली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ देशों के बीच में ऐसी अनबन हुई जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित हुई। कुछ दूसरे देशों ने भी इसका फायदा लिया और अभी अगले भाग में समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ऑयल सप्लाई करने के लिए लिमिटेड देश है जो नेट एक्सपोर्टर्स है। सारे के सारे देश ऑयल बनाकर एक्सपोर्ट नहीं करते और इंडिया जैसे बड़े देशों के लिए एक दिक्कत की बात है। लेकिन जो देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि कॉन्स्टेंटली ऑयल की प्राइस जो है वो एक हायर लेवल पर रहे, उसे कंट्रोल किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके। कोई भी इंटरनेशनल कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड नहीं रहेगी तो प्राइसेस नीचे गिर जाएगी, और उल्टा होगा, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं है तो प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। इसी के लिए जो सारी पावरफुल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये मिलकर अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं ताकि ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि कोई भी देश ओवर प्रोडक्शन ना करे जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाए, प्राइसेस कम हो। ये कोई भी देश नहीं चाहता। ऐसे ही 14 देशों ने मिलकर ओपेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जहां पर मिडिल ईस्ट और कुछ दूसरे देशों के कंट्रीज मिलकर ऑयल कितना प्रोड्यूस करना है, कितने रेट के आसपास उसे रखना है, ये चीजें डिसाइड करते हैं। ओपेक और रशिया दोनों मिलकर दुनिया का 55% ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट कंट्रोल करते हैं, जो काफी सिग्निफिकेंट है। और कई सालों से ओपेक रशिया ने मिलकर ऑयल की प्राइसेस $60 पर बैरल के आसपास मेंटेन करके रखी थी और साल 2008-9 के बाद में ये चीज करने में वो सक्सेसफुल रहे थे साल 12-13 तक। ट्विस्ट आया साल 2011-2012 के बाद में जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो भी अभी बड़े स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। दोस्तों, अमेरिका के अंदर ऑयल वैसे काफी सारे स्टेट्स में पाया जाता है, कई पर बहुत बड़ी संख्या में भी है, लेकिन अमेरिका ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करता नहीं था, स्पेशली एक्सपोर्ट के हिसाब से। लेकिन 2011-12 के बाद में अमेरिका ने फ्रैकिंग नाम की एक टेक्निक डिस्कवर की जहां पर चट्टानों से भी वो ऑयल निकाल पा रहे थे और इसी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पहले इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू किया और टाइम बाय टाइम 2019 तक वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी से दुनिया भर में ऑयल एक्सपोर्ट करने लग गए। क्योंकि एक ऐसा देश जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं था, जिसके प्रोडक्शन पर कोई भी कुछ कह नहीं सकता था, वो इतना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की गिरना शुरू हो गई। 2014, 15, 16 इन सालों के अंदर हमें ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे गिरते हुए नजर आई। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंची, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये काफी अच्छी बात थी। इसी दौरान ओपेक जैसे देश अलर्ट हो गए और इन्होंने डिसाइड किया कि एक मीटिंग बुलाई जाए और ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जाए ताकि जितना भी एक्सपोर्ट अमेरिका के द्वारा हो रहा है उसे काउंटर
किया जा सके, ऑयल की सप्लाई दुनिया में कांस्टेंट रखी जा सके, अमेरिका को काउंटर करते हुए और प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमें कुछ मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी, लेकिन रशिया ने कहा कि प्रोडक्शन कम करने की वजह से, लगातार ये चीज होने की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और उस मीटिंग में से रशिया चली गई। और उसके बाद में सऊदी अरेबिया ने रशिया को सबक सिखाने के लिए ऑयल प्रोडक्शन को 100 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ा दिया ताकि सप्लाई और ज्यादा बढ़े और प्राइसेस और ज्यादा गिरे, रशिया को उसका नुकसान हो। और तब उन्होंने बहुत ज्यादा हद कर दी जब सऊदी अरेबिया ने डिस्काउंट रेट्स पर यूरोप को ऑयल देना शुरू किया, जो रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर था। अब रशिया, जो ऐसे सुनने वाले देशों में से नहीं था, उन्होंने भी बहुत बड़े स्केल पर ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया और दुनिया में ऑयल की ओवर सप्लाई होना शुरू हो गई। इन बड़े मेजर्स को ऑयल इतनी तेजी से प्रोड्यूस करता हुआ देख, जो छोटे देश है, वेनेजुएला है, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज है, इन्होंने डिसाइड किया भाई हम क्यों रुके। उन्होंने भी तेजी से ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया और दुनिया को जितनी जरूरत थी उससे बहुत ज्यादा ऑयल साल 2014 के बाद में दुनिया में फ्लो होना शुरू हो गया और प्राइसेस धड़ाधड़ नीचे गिर गई। जो एक बैरल क्रूड ऑयल $149 का मिला करता था साल 2008 में, वो $16 तक भी पहुंच गया। और ये जो लड़ाई झगड़ा है सऊदी अरेबिया रशिया के बीच में चलता रहा है, आप कह सकते हो ओपेक और रशिया के बीच में चलता रहा, जिसका फायदा इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे देशों ने खूब उठाया। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके लिए अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस $1 से कम होती है तो वो हर रोज 10,700 करोड़ रुपीस की सेविंग्स कर सकता है। और साल भर अगर रुपये की प्राइस कांस्टेंट रहे और ये $1 का रेट कम हुआ तो $50 बिलियन से ज्यादा की बचत भारत की सरकार कर सकती है। और इसके लिए हो सके उतना सस्ता ऑयल खरीदना इंडिया और कुछ दूसरे देशों ने शुरू कर लिया। बेसिकली मौके पर चौका यहाँ पर माना गया और तेजी से ऑयल खरीदने के डिसीजंस लिए गए। आप कह सकते हो ये वही सिचुएशन है जब आप मार्केट में जाते हो, कोई सब्जी आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रही है तो आप बल्क में उसे खरीद लेते हो, बाद में उसे स्टोर कर लेते हो, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में आगे जाकर उतने सस्ते कीमतों पर वो मिल पाए या नहीं। अब ये ऑयल को मिल रहा था, लेकिन इसे अब स्टोर कहाँ पे करें? सरफेस पे जो टैंक्स होते हैं वो बनाना मुश्किल होते हैं और मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल स्टोर करने के लिए सरफेस टैंक्स बनाना बहुत ज्यादा महंगा जाएगा। इनफैक्ट उतनी कैपेसिटी पॉसिबली क्रिएट भी नहीं हो सकती है नॉर्मल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए गवर्नमेंट ने ढूंढना शुरू किया एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर ऑयल को सेफली, डिस्क्रीटली और काफी अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके। केव्स इसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आई। वहां पर ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन्ड होता है, सनलाइट वहां पर पहुंचती नहीं है, ओपन एयर से वो एक्सपोज नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे जलने की संभावना कम है। वॉर जैसे इमरजेंसी के दौरान कई बार फ्यूल स्टेशंस को टारगेट किया जाता है, लेकिन केव्स के अंदर जो ऑयल है वो ऊपर से नजर नहीं आएगा। बॉम्ब्स या मिसाइल्स भी अगर गिराई जाती है तो केव्स के अंदर ऑयल का कोई नुकसान नहीं होगा। इसी को देखते हुए पदूर के अंदर गवर्नमेंट ने ऑयल भरना शुरू कर दिया और दूसरे जगहों पर भी ये चीज एक्सपांड की। विशाखापट्टनम, राजकोट, बीकानेर ये ऐसी जगह है जो एटलीस्ट हमें गवर्नमेंट के द्वारा पता चल गई। और ये भी बताया गया कि 9.5 डेज का ऑयल स्टोरेज आज इंडिया के पास में केव्स में मौजूद है। यानी अगर ऑयल कल से आना बंद हो जाता है तो 9.5 दिन तक इंडिया सस्टेन अपने आप को कर सकता है। और उन्होंने टारगेट रखा है कि 90 डेज तक इंडिया सस्टेन हो पाए, इस हिसाब से स्टोरेजेस भरे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा चीजें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन में आती है तो हमें एक्चुअल में नहीं पता कि ये सारी की सारी केव्स कहां पर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के पीछे ही ऐसी कोई बहुत बड़ी ऑयल केव हो, और साथ साथ अभी 9.5 डेज के बाद में कितना प्रोग्रेस हुआ है ये भी हम नहीं जानते। कोविड जब आया 2019 में तब सबकी फट गई, डिमांड इतनी ज्यादा कम हो गई कि ऑयल प्राइसेस जमीन के नीचे चली गई। और उसके बाद में रशिया, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने डिसाइड किया कि अभी इस लड़ाई झगड़े की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो और ज्यादा सस्टेन नहीं किया जा सकता और बाय टाइम प्रोडक्शन कट किया गया, चीजें नेगोशिएट की गई और धीरे धीरे अभी ऑयल प्राइस बढ़कर फिर से $79 पर बैरल तक पहुंच गई है, जो इंडिया के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो 2014 से लेकर अब तक का पीरियड था उस समय पर इंडिया ने अच्छा खासा अमाउंट में ऑयल खरीद कर स्टोर कर लिया है। जापान ने भी ये चीज की है, चाइना ने भी ये चीज की है, कुछ और देशों ने भी ये चीज की है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बात किया नहीं जाता। फ्यूचर में हमारे पास स्टॉक्स हो, सस्ते में चीजें स्टोर कर ले, इसके लिए इंडिया आज की डेट में जो केव्स है उनके अंदर ऑयल स्टोर करके रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।